बांग्लादेश के मामलात हसीना वाजिद साहिबा की रुखसती के बाद से काफ़ी चेंजेस आ रही हैं उसमें पॉलिसी में। अभी चाइना का 4 दिन का विजिट था डॉक्टर मोहम्मद यूनुस साहब का, जो वहाँ के एडवाइज़र हैं, चीफ एडवाइज़र ऑफ गवर्नमेंट। उन्होंने वहाँ चाइना में एक बात की 7 सिस्टर्स स्टेट्स के हवाले से, और जिसके बाद इंडिया में बहुत तूफान बरपा है। क्या है इसमें ऐसी बात जो इंडिया को बहुत तकलीफ हो रही है? इंडिया को तो पहले दिन से तकलीफ हो रही है। जैसे ही उनका एक स्ट्रेटेजिक एलाय था बांग्लादेश, वो गिरा है जैसे, और बिल्कुल ऑपोजिट बन गया वो, अब चाइना और पाकिस्तान का बन गया एलाय। तो इंडिया तो कहते हैं कन्वल्शंस में है, बहुत तकलीफ हो रही है, मरोड़ उठ रहे हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है कि ये हुआ क्या है। हाँ। और वहाँ बहुत से सवाल किए जा रहे हैं कि हमें पता भी नहीं चला, और ये हो गया है, हसीना उड़ गई। हाँ। और उसके बाद प्रो पाकिस्तान पार्टी आ गई है, और वो अब प्रो चाइना भी बन गई है जी। और चाइना से अब वो इन्वेस्टमेंट्स भी ले रही है। तो चाइना का तो बिल्कुल बहुत बड़ा स्टेक बनने जा रहा है बांग्लादेश में। और बांग्लादेश जो है वो अब आंखें दिखानी शुरू कर दी हैं, उसने उकसाना शुरू कर दिया है उस 7 सिस्टर्स को। हाँ। और कह रहा है कि ये वी आर द बे ऑफ बंगाल, हम गेटवे हैं, हम गेटवे हैं टू द 7 सिस्टर्स। उनको उकसा रहे हैं। हाँ। कि आप बगावत करें, आइडिया दे रहे हैं। हाँ, आइडिया दे रहे हैं। तो ये अब इस किस्म के आइडियाज़ जो है ना, वो इंडियंस जो है वो यहाँ बलोचों को दे रहे हैं और TTP को दे रहे हैं। उधर बांग्लादेश में से शुरू हो गया है ये काउंटर। हाँ। तो जाहिर है इसके पीछे, तो जाहिर है आप पाकिस्तान तो नहीं है ना? नहीं, मतलब है कि इंडिया तो यही समझता ना कि इसके पीछे भी पाकिस्तान ने गन डाल दिया। तो अब बात यह है कि बांग्लादेश ने भी तो नए एलाइज लेने हैं ना, और बांग्लादेश में जो माहौल बना हुआ है वो भी एंटी इंडिया बन गया ना। ये नहीं है कि यूनुस जो है ये कर रहा है खुद, वो देख रहा है कि सारा बांग्लादेश की नई जनरेशन जो है दे हेट इंडियन हेजमनी। इंडिया ने भी वही फजूल हरकत की है जो इस किस्म की हरकत पाकिस्तान ने की थी। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तानी हेजमनी क्रिएट करने की कोशिश की कि ये हमारी पपेट रेजिम, हमारा ये इलाका है। उससे रिवोल्ट हो गए वहाँ सारे नेशनलिस्ट रिवोल्ट की, ये होते कौन है, वी आर अ प्राउड नेशन कंट्री, हमने तो अंग्रेज़ों को नहीं माना, ये कौन होते हैं, पंजाबी आ गए हैं। इसी तरीके के साथ वहाँ भी ये हुआ कि इंडियंस इतनी हर चीज़ में चले गए वहाँ कि वहाँ भी रेजिस्टेंस शुरू होगी कि ये, और फिर ये रिसर्जेंस ऑफ इस्लाम भी है। जमात इस्लामी इज़ अ वेरी पावरफुल फोर्स इन बांग्लादेश। और अभी भी वहाँ क्रैकडाउन बहुत किया था हसीना ने, और उसके बावजूद फांसियाँ दी थी। उसके बावजूद इस वक्त वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फोर्सेस इन बांग्लादेश इज जमात इस्लामी, एंड जमात इस्लामी इज प्रो पाकिस्तान। तो पाकिस्तान का तो इन्फ्लुएंस वापस आ गया वहाँ। तो इसलिए इंडिया की तो बड़ी तकलीफ हो रही है। और अब ये जो चाइना के साथ बांग्लादेश का हुआ है, ये तो इसके साथ तो जो है ना फुल सर्कल ही हो गया। हाँ। कि इधर पाकिस्तान है, उधर चाइना, और बीच में बांग्लादेश, और बांग्लादेश जो है खेलना शुरू कर दिया उसने। हाँ। तो इंडिया इज़ वेरी अपसेट एंड राइटली सो। मगर ये होता है जब आप गेम्स खेलते हैं ना नेबरहुड में, तो किसी वक्त भी टेबल्स टर्न हो जाते हैं एंड देन सब काम ख़राब हो जाता है। इंडिया के लिए बहुत बड़ी डिफ़ीट है ये। इंडिया ने इस किस्म की डिफ़ीट पहले एक जगह पे हुई है उनको, और श्रीलंका में हुई है। श्रीलंका में भी इंडिया की बहुत बड़ी इन्वॉल्वमेंट थी। वहाँ की सिविल वॉर जो हुई उसमें भी इंडिया की इन्वॉल्वमेंट थी, जिसकी वजह से रिएक्शन में राजीव गांधी मारा गया। रिएक्शन था ना फ्रॉम द तमिल साइड। तो ये इस किस्म की चीज़ें रही हैं वहाँ। और इंडिया भी अपने हाथ जला चुका है श्रीलंका में। इंडिया अपने हाथ जला चुका है बांग्लादेश में। इंडिया जो 7 सिस्टर्स हैं वहाँ भी इस किस्म की पॉलिसीज़ चल रही हैं, इंक्लूडिंग इन नेपाल। इंडिया जो है इज़ नॉट द बिग ब्रदर एनीमोर। ये बिग ब्रदर अप्रोच जो होती है ना, वो कहीं ना कहीं फेल हो जाती है। पाकिस्तान की भी बिग ब्रदर अप्रोच बांग्लादेश में फेल हो गई, 1971 में, और यहाँ अफगानिस्तान में भी जुड़वा भाई। हाँ। तो अब इंडिया का भी वही हाल हो रहा है। हाँ। जो पाकिस्तान का पहले हुआ है। लेकिन इंडिया की तरफ से उनके डिफेंस एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि इंडिया जवाब देगा इसका, और इंडिया जो करेगा वो मोहम्मद यूनुस साहब को भी पता है कि इंडिया क्या करने जा रहा है। बट चाइना इस पेशकश को कैसे लेगा? नहीं, अब आई थिंक इट्स टू लेट फॉर इंडिया टू डू एनीथिंग। इंडिया जो भी कोशिश करेगा नहीं कामयाब होगा। अब जो अलायंस हो गया बिटवीन बांग्लादेश, चाइना एंड पाकिस्तान, अब बांग्लादेश विल बी स्टेबल एंड इंडिया विल नॉट सक्सीड इन डिस्टेबलाइजिंग बांग्लादेश। तो वो जो वहाँ अलहदगी पसंद तहरीकें कुछ इन 7 सिस्टर स्टेट्स में चल रही हैं, उनको हवा मिलेगी, बढ़ावा मिलेगा। तो वो ईस्ट पाकिस्तान के एपिसोड जिस तरह इंडिया ने उसमें किरदार अदा किया। इंडिया इज़ अ वेरी पावरफुल स्टेट, और बड़ी रूथलेस स्टेट है। आपने देखा उन्होंने कितनी रियलिज्म के साथ रूथलेसनेस शो की है कश्मीर में। तो दे विल डू व्हाटएवर इज पॉसिबल। और वो तो कानून रातों रात कानून चेंज कर देते हैं।
इतनी रिप्रेसिव कानून ले आते हैं कि यू कांट इमेजिन, और क्रैकडाउन जो करते हैं इट्स ब्रूटल। यहाँ ह्यूमन राइट्स नहीं चलता। जो बंदा ह्यूमन राइट्स की बात करता है इंडिया में वो भी डिसअपेयर हो जाता है। मगर क्योंकि इंडिया का इतना रोमांस है विद द वेस्ट, तो उनकी तनकीद नहीं होती उस तरीके के साथ। दैट्स द रीज़न। और वो अपनी जो प्रोपेगेंडा उनका एज द बिगेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, वो अभी तक चलता है। यू सी, वहाँ ये हाइब्रिड रजीम और मिलिट्री इंटरवेंशन की बात नहीं होती, जिसकी वजह से उनको बेनिफिट ऑफ द डाउट मिल जाता है। एट द सेम टाइम डॉक्टर मोहम्मद यूनुस, उनकी मुलाकात नरेंद्र मोदी जी से भी हो जाती है। नहीं, वो तो देखिए मुशर्रफ की भी होती थी, हाँ। हमारे लोगों की भी होती थी साइड लाइन्स के ऊपर। हाँ। वो सलाम दुआ रहती है। ओके, ठीक है। अब एक और मामला, वो भी खित्ते की सलामती से जुड़ा है, और पाकिस्तान भी ज़ाहिर है ईरान के मामला से किसी न किसी तरह कनेक्टेड है। ईरान को लेकर जो अभी तक अमेरिका की पॉलिसी रही है, ईरान उसको भांपते हुए ये कहता दिखाई दे रहा है कि वो अपनी पॉलिसी, न्यूक्लियर पॉलिसी को रिव्यू कर सकते हैं। क्या अमेरिका रिस्क लेगा इराक जंग के बाद, अफगानिस्तान जंग के बाद ईरान पे हमला करने का? देखिए, मेरा ख्याल है वहाँ भी अमेरिका वही गेम खेल रहा है, चिकन वाली। अच्छा। ये तो एक, आई एम कन्विंस्ड कि डोनाल्ड ट्रंप जो है ना, ही गोज ऑल द वे। मतलब है कि वो आखिरी स्टेज तक चला जाता है धमकियाँ देते हुए डील के लिए। हाँ, डील के लिए, और फिर कहीं ना कहीं डील मिल जाती है उसको। अब फॉर एग्जांपल ईरान के ऊपर जो वो धमकी दे रहा है कि शुरू करे बात हमारे साथ, नहीं तो मैं बम कर दूंगा, ठीक, और धमकी चल रही है। और साथ ये भी इसराइल आगे से खड़ा हो जाता है कि मैं तो तैयार हूँ, अभी करो अभी करो अभी करो। तो ये कॉन्स्टेंट प्रेशर है। अब मेरा ख्याल है, जो एक तरफ तो ये प्रेशर है कि वी विल बॉम्ब यू जी, दूसरी तरफ ये एक्चुअली करेंगे नहीं अभी। हाँ, लेकिन हूती बागियों के ऊपर अटैक्स करना, वो भी तो ईरान को कोई मैसेज दे रहा है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल वो मैसेज चला गया ना, मगर वो तो मैसेज आफ्टर द लॉस ऑफ द मिडिल ईस्ट, जब से सीरिया गिरा है और हमास और हिजबुल्लाह डिग्रेड हो गए हैं, तो ईरान को तो बहुत धचका लगा ना। ये बड़ी सिग्निफिकेंट वीकनेस हो गई ईरान की स्ट्रेटजी इन द मिडिल ईस्ट। तो इसलिए ईरान इज़ इन डिफ़िकल्ट सिचुएशन। मगर अब वो सबसे पहले जो है सैंक्शंस की तरफ जाएगा और सैंक्शंस लगाएगा। फॉर एग्जांपल, ईरान वाज सर्वाइविंग, बेयरली सर्वाइविंग ऑन द बेसिस ऑफ इट्स ऑयल एक्सपोर्ट्स। हालांकि सैंक्शंस लगे हुए थे, मगर उसके बावजूद इंडिया, चाइना, इधर उधर छोटे ये लोग ले रहे थे। अब इंडिया के ऊपर बहुत सख्त प्रेशर आएगा कि आप अब ईरान से मत लें। हमारी तो पाइपलाइन नहीं बनाने दी ना उन्होंने जी, वो तो रोक दिया। अब वो इंडिया ले रहा है अबाउट 30% ऑफ इट्स रिक्वायरमेंट्स टेकिंग फ्रॉम ईरान। तो इंडिया के ऊपर भी प्रेशर आएगा, एक तरफ ये टैरिफ्स का और दूसरी तरफ वो आएगा। तो इंडिया के साथ भी डील करेंगे वो कि हम आपको तेल देते हैं, ईरान से ना लें। तो इंडिया प्रॉब्लली ये करेगा, कहेगा अच्छा चलो हम 30% नहीं तो 20 ले लेते हैं, 25 के ले लेते हैं, तो नेगोशिएशन होगी। तो ईरान के ऊपर तो स्क्वीज पड़ेगी ना। तो ईरान दे वांट टू स्क्वीज। अच्छा, ईरान का रिस्पॉन्स ये है कि अगर आपने बमबारी वगैरह की तो फिर हम अभी अप टू 60% हमने कुछ यूरेनियम जो है उसको इनरिच कर लिया है। तो फिर अगर आप यही करेंगे तो फिर हम विल कैरी ऑन, हम बना लेंगे बम, और जितनी भी बमबारी आप करेंगे तो क्या फ़ायदा। आपको याद हो कि अमेरिकन ने बमबारी तो की थी ना, इजराइलीज़ ने की थी, जिसमें इन्होंने उनकी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को नहीं अटैक किया था, मगर जो मिसाइल इंस्टॉलेशंस थी, जहाँ उनके मिसाइल साइलोस थे, उनको अटैक किया था। याद है आपको, बिफोर दिस कॉन्फ्लिक्ट स्टार्टेड। मगर न्यूक्लियर को नहीं किया अभी तक। तो दैट इज़ द काउंटर थ्रेट कि ईरान ये कह रहा है कि अगर वहाँ आप आए तो फिर ठीक है, देन वी विल गो फॉर द बॉम्ब। अभी तो हमने रिस्ट्रेंट शो की हुई है। तो ये इंटायरली पॉसिबल है कि ये फिर एक नई डील करे ईरान और अमेरिका के दरमियान, ये धमकियां दे दे के और सैंक्शंस लगा के स्क्वीज़ करके। बिकॉज देखिए, जब ये सैंक्शंस जो है ना, ये काफ़ी पिंच कर रहे हैं ईरानी पॉपुलेशन को। वहाँ भी अंदर एक बलबला चल रहा है, ये स्लो पॉइजन है। तो यू नो दिस इज़ द वे बिग नेशंस एंड अदर नेशंस नेगोशिएट। तो मेरा ख्याल है, आई थिंक फर्स्ट स्टेज में बमबारी शारी के मैं नहीं एक्सपेक्ट करता, बट आई थिंक थ्रेट बड़ी रियल रखेगा। इसराइल गरजेगा हर रोज़, अभी हम जा रहे हैं, अभी हम ये हथियार आ गए, ये जहाज़ आ गए, हम इधर से जाएंगे, ये खबरें चलती रहेंगी। मगर क्या वो एक्चुअली दे विल गो एंड डू इट? आई थिंक जिस दिन उन्होंने न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को अटैक किया, फिर ऑल बेट्स आर ऑफ। फिर ईरान विल गो मैड, जिसे कहते हैं ना, फिर वो MAD, म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, मैड इन दैट वे। ईरान माइट टेक दैट रूट, बिकॉज आफ्टर ऑल वो आइडियोलॉजिकल स्टेट है एंड नेशनलिज्म बहुत बड़ी पावरफुल फोर्स। हाँ, मुमकिनात हैं इस मामले के जो वो तो सामने रख दिए। सेठी साहब, एक और मामला जिसको लेकर बहुत कयास आराइयाँ चल रही हैं, सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी साहब की सेहत को लेकर। वो बीमार हुए, उसके बाद अस्पताल में दाखिल हुए। आज जुल्फ़िकार अली भुट्टो कायदे अवाम शहीद, उनकी बरसी है, और इस मौके पर जरदारी साहब के खिताब का इंतज़ार था, लेकिन वो अलील हैं। हकीकत ये है कि जरदारी साहब इज़ फाइन, आई कैन टेल यू दैट। अच्छा, जरदारी साहब इज़ फाइन।
आई थिंक थोड़ी बहुत वो रेस्ट तो ज़रूर करेंगे, बट आई डोंट थिंक देयर इज एनी डेंजर टू हिज लाइफ। ठीक है, कोरोना ही है और वो उससे सेहतियाब हो जाएंगे। आई थिंक कोई डेंजर नहीं है, ही विल बी फाइन सून। और फिर जल्दी ही हमें मंजर आम पर नजर आएंगे, क्योंकि सिंध में जो मामला चल रहे हैं उस पर उनका टेक या उनकी स्टेटमेंट्स बहुत अहम है। खुसूसन जब मीटिंग मिनट्स लीक किए गए, अदली शाह उनके दिफा को आए सामने, और फिर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से भी मंसूब बहुत सी कयासराइयाँ चल रही हैं। आसिफ अली जरदारी साहब की सेहतियाबी का इंतजार और दुआएं। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाजत दें। थैंक यू। थैंक यू। चलो।